India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए मान्यता दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि ये सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इसमें सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसी कई पहलू शामिल हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर यूपी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल कामिक जैसे डिग्री देने का अधिकार दिया गया है। ये यूजीसी एक्ट के खिलाफ है, इसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एक्ट संवैधानिक है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड सरकार की सहमति से ऐसी व्यवस्था बना सकता है जहां पर मदरसा के धार्मिक चरित्र को प्रभावित किए बिना सेकुलर शिक्षा दे सके। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और यूपी की योगी सरकार, जी हां, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री न यूनिवर्सिटी की डिग्री के समकक्ष है और न ही बोर्ड की ओर से पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के समकक्ष है। इस स्थिति में मदरसे के छात्र उन्हें नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जिनके लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट योग्यता की जरूरत होती है। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के खंडपीठ ने यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया था ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं, कुछ निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन हो सकती है। ये 9 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला है जिसने 1978 से लेकर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलट दिए। मामले में फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि 3 जजमेंट है, मेरा और 6 जजों का। जस्टिस नागरत्न का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धुलिया का असहमति वाला। हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31C को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया था वह बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि वे सरकार सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 1978 के बाद उन फैसलों को पलट दिया जिसमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। सीजेआई ने 7 न्यायाधीशों का बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हैं और इसीलिए सरकार द्वारा इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। सरकार सभी निजी संपत्ति की अधिग्रहण नहीं कर सकती है। बहुमत ने न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के पिछले फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा
अधिग्रहित किया जा सकता है, जिसमें कहा गया कि पुराना शासन और विशेष आर्थिक और सामाजिक विचारधारा से प्रेरित था। पिछले 30 सालों में गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। वे जस्टिस अय्यर के इस दर्शन से सहमत नहीं है कि निजी व्यक्तियों की संपत्ति सहित हर संपत्ति को सामुदायिक संसाधन कहा जा सकता है। 1960 और 70 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था, लेकिन 1990 के दशक से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था से दूर है, बल्कि इसका उद्देश्य विकासशील देश की उभरती चुनौतियों का सामना करना है। सीजीआई ने कहा कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं, कुछ निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन हो सकती है, और 9 जजों के संवैधानिक पीठ का फैसला 1978 से लेकर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलटे हैं। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कथित अवैध रेत खनन के संबंध में निजी ठेकेदारों के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच करने पर रोक लगाई गई थी। ये मामला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसने इस स्तर पर नोटिस जारी किए बिना पक्षकारों से विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में निपटाए गए अपराध के अभाव में पीएमएलए के तहत अंतिम कुर्की के पहलू पर अपने नोट दाखिल करने को कहा। ईडी ने अवैध रेत खनन से संबंधित 4 एफआईआर के आधार पर कुछ निजी ठेकेदारों के खिलाफ ECIR दर्ज की है, लेकिन इसके बाद तलाशी ली गई है और जिला कलेक्टर्स और निजी पक्षों को समन भेजे गए। ठेकेदारों की संपत्तियों के संबंध में अंतिम कुर्की आदेश भी पारित किए गए हैं। गोविंद राज और 2 अन्य ठेकेदारों ने मुख्य आधार पर कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि ईडी के पास पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं है। ये प्रस्तुत किया गया कि जिन एफआईआर के आधार पर पीएमएलए की कार्रवाई शुरू की गई उनमें अपराध की किसी भी आय का खुलासा नहीं हुआ है। इस प्रकार ईडी अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकती है। और दूसरी ओर ईडी ने तर्क दिया है कि केवल इसीलिए कि ECIR ने 4 एफआईआर का उल्लेख किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे प्राधिकरण के लिए उपलब्ध एकमात्र सामग्री है। एजेंसी ने तर्क दिया है कि राज्य में अवैध रेत खनन था, जिससे कि अपराध की आय उत्पन्न होगी। कुर्की आदेशों के संबंध में ईडी ने जोर देकर कहा है कि याचिकाकर्ताओं के पास वैकल्पिक उपाय था और रिट याचिका विचारणीय नहीं थी। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि ईडी ने बिना किसी आधार के और अपराध की किसी भी आय की पहचान के बिना पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा इसने नोट किया है कि रेत खनन पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण कानून 2005 के तहत मामलों की धीमी गति पर सोमवार को मौखिक रूप से चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये मामले नियमित पारिवारिक अदालतों के मामले की तरह ही चल रहे हैं। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि एक्ट को एक त्वरित उपाय माना जाता था, लेकिन इसके तहत दर्ज मामलों को खींचा जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि PWDVA में एक सहायता नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएं शामिल है, जो जरूरतमंद महिलाओं की सहायता के लिए उनके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति अतिरिक्त प्रभार पर की जाती है। कानून में प्रत्येक जिले के लिए कम से कम एक संरक्षण अधिकारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस रिट याचिका के जवाब से पता चलता है कि सभी राज्यों में उनके पास प्रत्येक जिले में एक संरक्षण अधिकारी नहीं है, वह भी नियमित आधार पर। उत्तर से पता चलता है कि कई राज्यों में उनके पास अतिरिक्त प्रभार वाले व्यक्ति है, इसलिए बाल संरक्षण अधिकारी को भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। अप्रैल के हलफनामे के अनुसार गुप्ता ने कहा है कि 3637, जिसमें
से 710 नियमित प्रभार संभाल रहे हैं। दूसरों के पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की है कि हम पाते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के इस तरह से आगे बढ़ रहा है जैसे कि ये एक रखरखाव का मामला है या फैमिली कोर्ट के समक्ष कोई अन्य मामला है। ये मामले ऐसे ही चल रहे हैं। ये फैमिली कोर्ट का मामला नहीं है जिसे घसीटा जाए, वहां भी इसे घसीटा नहीं जाना चाहिए। अधिनियम के कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देरी क्यों हो रही है? जस्टिस नागनाथन का विचार था कि राज्यों को पक्षकार बनाए जाने की आवश्यकता है। वे संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के प्रभारी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के नगर एवं औद्योगिक विकास निगम या सिडको द्वारा दायर याचिका खारिज की है। और आपको बता दें कि याचिका वाणिज्यिक निर्माण के लिए नवी मुंबई से रायगढ़ में 20 एकड़ के खेल परिसर को ट्रांसफर करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य सरकार के 20 एकड़ के खेल परिसर को नवी मुंबई के घनसोली से महाराष्ट्र के रायगढ़ के नागौर गांव में ट्रांसफर करने का फैसला रद्द कर दिया गया था। सीजीआई ने शहरों में बढ़ते बच्चों के समग्र विकास के लिए खुले खेल परिसरों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में बच्चे केवल वीडियो गेम खेल रहे हैं और हमें अपने बच्चों के लिए कुछ हरियाली वाली जगह, खेलने के लिए जगह और कुछ जोरदार गतिविधियां चाहिए और मुंबई और नवी मुंबई में कोई जगह नहीं बची है। सिडको और बिल्डर्स के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट का आदेश राज्य सरकार की नगर नियोजन कार्य से परे है। सुनवाई के दौरान एसजी ने प्रस्तुत किया है कि नवी मुंबई से रायगढ़ में खेल परिसर को स्थानांतरित करना सिंधुदुर्ग जिले के लिए फायदेमंद होगा। सीजीआई ने पूछा है कि आप रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी को कुछ दे सकते हैं, आप खेल परिसर में नवी मुंबई से क्यों दूर ले जा रहे हैं? एसजी ने समझाया कि सिंधुदुर्ग के लोगों को नवी मुंबई में खेल परिसर तक पहुंचने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, इसीलिए इसे रायगढ़ में रखना इसे बीच में ला देगा। इस दलील से सहमत न होते हुए सीजीआई ने कहा कि इसका सीधा सा जवाब है, हमारे बच्चे स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हैं, तैराकी करने जाते हैं और हम उन्हें ये नहीं कहते हैं कि रायगढ़ जाओ। पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए दर्ज किया है कि हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज की जाती है। बता दें आपको कि पिछली सुनवाई में सीजीआई ने राज्य सरकार द्वारा खेल परिसर की भूमिका को ट्रांसफर करने के निर्णय के पीछे दुर्भावना की ओर इशारा किया। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी याचिका खारिज होने के खिलाफ इंस्ट्रा कोर्ट अपील की स्वीकार्यता के सवाल पर संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने को कहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ मस्जिद समिति की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत देवता भगवान कृष्ण और हिंदू उपासकों द्वारा पेश किए गए 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। पिछली तारीख को कोर्ट ने पक्षों से ये जांच करने के लिए कहा था कि क्या लेटर्स पेमेंट अपील एक्ट की धारा 10 जो इंस्ट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान करती है मामले पर लागू होती है। जस्टिस खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक मुकदमे में कार्यवाही जारी रह सकती है जिसमें मुद्दे, दस्तावेज और हलफनामे दाखिल करना शामिल है। हालांकि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी। एडवोकेट तस्नीम अहमदी मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए और न्यायालय को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में लेटर्स पेमेंट अपील, पेटेंट अपील जो है अधिनियम निरस्त कर दिया गया है। इस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास लेटर्स पेटेंट अधिकार जो क्षेत्राधिकार नहीं है और जज ने अहमदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के नियम 1 अध्याय 15 को पढ़ने के लिए कहा जो कि आगे नियम 11 अध्याय 11 का संदर्भ देता है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील और मीम्स के रूप में प्रसारित होने वाले लाइव स्ट्रीम अदालती कार्रवाई के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया एजेंसीज और व्यक्तियों की लाइव स्ट्रीम वीडियो को संपादित करने, मार्फिंग अपने करने या साथ ही साथ आपको बता दें कि अवैध रूप से साझा करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक हम प्रतिवादी को सभी सोशल मीडिया व्यक्तियों, वीडियो बनाने वालों, मीडिया एजेंसीज और साथ ही साथ आम जनता को इस अदालत की लाइव स्ट्रीम के किए गए वीडियो आदि के किसी भी रूप में संपादन, मार्फिंग या अवैध रूप से उपयोग करने का साझा करने से रोकते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने आके आदेश में कहा है कि अदालती कार्रवाई 2021 के लिए एमपी लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नियमों के नियम 11B के उल्लंघन में अपलोड किए गए वीडियो, शॉर्ट्स, रील को हटा दिया जाएगा। ये स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अदालती कार्रवाई को प्रकाशित करने का इरादा रखता है तो ये केवल 2021 के नियमों के नियम 11B के अनुसार प्रतिबंधों और सीमाओं के अधीन प्रदान किए गए तरीके से स्वीकार्य होगा, न कि किसी अन्य तरीके से। खंडपीठ डॉक्टर विजय बजाज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी और जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव अदालती कार्रवाई के संपादित और माफ क्लिप के प्रसार में वृद्धि की ओर इशारा किया गया था। मीटा और यूट्यूब को विवाद में पक्षकार बनाया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन रिकॉर्डिंग की अनधिकृत रिलीज, जिसे मीम्स, रील या शॉर्ट्स के रूप में विपणन किया जाता है, न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करता है और सनसनीखेज उपशीर्षक और संपादन के माध्यम से नकदी उत्पन्न करता है, जो दर्शकों को अपील करता है। और साथ ही साथ न्यायालय के आदेश पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें भारत संघ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि शामिल है। मामले को 6 सप्ताह बाद आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया। आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति के हक आखिर क्या होते हैं। अरेस्ट होने पर एक व्यक्ति के पास क्या अधिकार होते हैं? अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो कानून आपके राइट्स की रक्षा करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत आपको अपने अरेस्ट की वजह के बारे में बताया जाना चाहिए। ये आपका हक है कि आपको पता हो कि आपको डिटेन क्यों किया जा रहा है। आपके पास राइट है कि आप चुप रह सकते हैं और अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फर्दर इंश्योर करता है बेल के लिए अप्लाई करने का राइट। जो ऑफेंस आपने किया है उसके नेचर के हिसाब से मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करने का राइट। आपको 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन का राइट। अगर आपको कोई चोट लगी हो तो आपके इंजरी को डॉक्यूमेंट करने के लिए मेडिकल चेकअप करने का राइट है। फ्रेंड, रिलेटिव या लीगल एडवाइजर से बातें करने का राइट है। आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव या लॉयर से बात कर सकते हैं। फ्री लीगल एड का राइट है। अगर आप अपने लिए लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको फ्री लीगल एड मिलने का राइट है। ये सब राइट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं जब आप अरेस्ट हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.